के बारे में, नेटो की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और इसने कौन कौन से मिशंस किए हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड में वार होती है सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक। वर्ल्ड वार 2 होती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद हमें पता है जर्मनी कैसे तबाह हो जाता है, फ्रांस कैसे तबाह हो जाता है, यूके तबाह हो जाता है, ये सारे कंट्रीज तबाह हो जाते हैं और उसके बाद कोल्ड वार का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कोल्ड वार का पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो उसमें दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक। कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो रशिया उसमें कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में यूएसए और वेस्ट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना लिबरलिज्म, अपनी डेमोक्रेसी, ठीक है, अपना कैपिटलिज्म जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में प्रॉक्सीज स्टार्ट हो जाती हैं, दूसरे कंट्रीज़ वो एज आ प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे होते हैं जिसमें रशिया और यूएस वो अपने अपने मफाद जो हैं उसके हिसाब से उनसे कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे कॉन्फ्लिक्ट में आने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया ने भी काफ़ी दूसरे मुल्कों पर कब्जे वगैरह किए और यूएसए ने भी उसमें प्रॉक्सीज वगैरह किए हैं। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 जैसे ही ख़त्म हुई तो जर्मनी जो था वो उसको तोड़ दिया 2 ब्लॉक्स के अंदर, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, अब जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो था रशिया वालों को मिला और वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो वेस्ट वालों को मिला। तो ऐसे ही दुनिया भी 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक में सारे आ जाते थे यूएस और वेस्ट कंट्रीज, यूके, फ्रांस वगैरह, और ईस्टर्न ब्लॉक में सारे रशिया के साथ जो कंट्रीज थे वो आ जाते थे जिसमें वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना चाह रहा है। ठीक है, तो दुनिया हो गई थी 2 ब्लॉक्स में डिवाइड। और अब इसमें आता है नेटो की फॉर्मेशन, कि नेटो का क्या रोल है और नेटो उसमें कैसे बने। तो सबसे पहले फ्रांस और यूके। ठीक है, फ्रांस और यूके को ये रशिया से डर है कि वो अपनी आइडियोलॉजी यहाँ तक ना लेकर आ जाए या उन पर फिर से पोजीशन वगैरह नहीं कर ले जैसे जर्मनी करने की कोशिश कर रहा था। तो फ्रांस और यूके जो थे उन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई, द ट्रीटी ऑफ डेनकर्क। ठीक है, डेनकर्क फ्रांस का एक सिटी है वहाँ पर। ठीक है, मार्च 1947 में रशिया के डर से एक मिलिट्री अलायंस टाइप ये ट्रीटी बनाई अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, ताकि रशिया से ही अपने आप को बचा सकें। कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस फ्रॉम सोवियत, और ये ब्रुसेल्स, और ये ट्रीटी और उसके बाद हुई ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साइन हुई सितंबर 1948 में। इसमें फ्रांस और यूके के साथ 3 और कंट्रीज भी आ गए, बेनिलक्स का मतलब ये है बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लक्समबर्ग। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज, इन तीनों को भी अपना डर हुआ रशिया से कि कहीं इनकी आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होने लग जाए। तो इनको भी डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन चाहिए थी, अपना दिफा चाहिए था इनको। तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया फ्रांस और यूके का ब्लॉक। तो ये ट्रीटी, इस ट्रीटी को बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन भी बोल सकते हैं आप, या ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस करवाया यूएस ने। जॉर्ज मार्शल था, वो प्रेसिडेंट था, और हैरी ट्रूमन जो था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो ट्रूमन ने प्लान बताया था जॉर्ज को कि उनको जो है एक मार्शल प्लान देना चाहिए जिसमें वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी सारी तबाही आई है पूरे यूरोप में उसको दोबारा डेवलप किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। तो इसमें ऑब्वियसली यूएस का भी अपने प्रॉफिट्स हैं, पॉलिटिकली और सोशली उनके भी काफ़ी उनके प्रॉफिट्स थे। सारी इकोनॉमी उनकी भी एक्सपेंड करने जा रही थी जैसे ही मार्शल प्लान में इनकी एक्सपेंड करने जा रही थी। तो मार्शल प्लान जापान के लिए था और ये यूके, यूएस, फ्रांस, पूरे यूरोप के लिए काफ़ियों के लिए दिया गया था उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये टोटल कितने कंट्री हो गए? 2 ये कंट्री हो गए फ्रांस और यूके, और 3 ये, तो टोटल हो गए 5 कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि कैसे नेटो बना। तो 4 अप्रैल 1949 को 12 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें से 5 ये फ्रांस, यूके, और 3 ये बेनेलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड और लक्समबर्ग। ठीक है, और 5 हो गए नॉर्थर्न स्टेट्स। ठीक है, और 2 हो गए, एक यूएस, एक कनाडा। अब नॉर्थर्न स्टेट्स में आ जाते हैं नॉर्वे,
नॉर्दर्न स्टेट्स में नॉर्वे आ गया, आइलैंड आ गया, आपका डेनमार्क, इटली और पोर्तुगल, ठीक है, ये 5 कंट्रीज आ गए, और 2 यूएस और कनाडा, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। इन सबको जो थी वो डिफेंस की ज़रूरत थी, और एक मिलिट्री अलायंस की ज़रूरत थी, एक मिलिट्री कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, जिसमें ये सब लोग मिलके अपना डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो फिर वेस्टर्न यूनियन जो है वो कन्वर्ट हो गई नेटो में, क्योंकि ये वेस्टर्न यूनियन था, ये ट्रीटी साइन हुई थी वेस्टर्न यूनियन की, ये कन्वर्ट हो गई फिर नेटो में, ठीक है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका था। अब आप देखें ना, नेटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एटलांटिक एक कंट्री है, उसमें है, उसके ईस्टर्न साइड पे है अफ्रीका, यूरोप, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थर्न ब्लॉक जो होगा ना, मतलब नॉर्थर्न अमेरिका और यूरोप, तो वो सारा इसके अंदर आ गया, नेटो के अंदर, ठीक है। तो इसमें टोटल अभी कितने कंट्रीज हो गए? 12 कंट्रीज हो गए। और उसके बाद ये एक्सपेंड हुई, और उसके बाद अभी जो है उसमें कंट्रीज एक्सपेंड हो गए 28 ऐसे कंट्रीज हैं 30 तक, ठीक है। अब 27 कंट्रीज हैं। फिनलैंड ने भी मेरे ख्याल से अभी 23 में ज्वाइन कर लिया है ब्लॉक को, नेटो ब्लॉक को, ठीक है। यूक्रेन भी ज्वाइन करने वाला था, यूक्रेन स्वीडन, पर स्वीडन की तो अपनी मिलिट्री पूरी बहुत एडवांस है, और यूक्रेन ज्वाइन करने वाला था, लेकिन फिर रशिया ने अटैक कर दिया और उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। उसके भी अपने पॉलिटिकल और जोग्राफिकल कॉजेज हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन मेंबर्स थे करंट नेटो मेंबर्स, ठीक है। उसमें देखिए आप, नॉर्वे है, यूके है, ये देखिए डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, ठीक है। ये हंगरी आ गया, और ये पोलैंड आ गया, और उसके अलावा लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे मिलकर 27 कंट्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब तो फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये रशिया की ट्रीटी, और ये सीकिंग नेटो मेंबरशिप, ये पहले का था स्वीडन और फिनलैंड का, लेकिन फिनलैंड को मेंबरशिप मिल गई है। आइलैंड भी है इसका एक मेंबर स्टेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें इतने पूरा डिवाइड करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज है। एक तो इसमें एशिया से है, एक है एशिया से, वो है तुर्की, ठीक है। तुर्की इस वजह से क्योंकि वो 4% जो है वो यूरोप में आता है, बाकी 96% ऑब्वियसली वो एशिया में है, लेकिन 4% यूरोप में आता है, तो इस वजह से इसको एज एशिया का कंट्री भी कंसिडर किया जाता है, एशिया का ही किया जाता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज हैं, यूएस और अमेरिका। उसके अलावा यूरोप में से 27, तो टोटली कितने हो गए? 30 कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो 2 हो गए फ्रांस और यूके, 3 बेनेलक्स कंट्रीज हो गए, फिर उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स हो गई, और उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स हो गई 3, ठीक है। और 3 नॉर्डिक स्टेट्स में हो गई नॉर्वे और आइलैंड और डेनमार्क, ठीक है। बाकी हो गई पोर्तुगल और इटली। उसके बाद हो गई 3 बाल्टिक स्टेट्स, और 17 और कंट्रीज हैं। अब ये मिला के 3, ये सब मिला के कितने हुए? 3 ये 2 ये 5, और ये 3 और ये 2 5, 10 हो गए, और 3 ये 13 हो गए। तो बाकी के जो कंट्रीज हैं वो जब 8 हो जाएंगे, मेरे ख्याल से कितने 17 इतने समथिंग 8 हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? यूरोप के कंट्रीज हो जाएंगे तकरीबन सारे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसल्स में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ब्रुसल्स बेल्जियम में, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच है। और इसका सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। ये इस्तोनिया के पीएम है ये, ठीक है। और अब हम उसकी समिट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुई है। 2021 में बेल्जियम ब्रुसल्स में हुई, जो इसका अपना हेडक्वार्टर है। 2022 में स्पेन माद्रिद में, और 2023 जुलाई में अभी होगी लिथुआनिया में, विल्नियस इसका जो सिटी है वहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेटो के। नेटो का सबसे एक ही ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। एक ही इसका सबसे बड़ा रोल है, एक ही इसका एम है, एक ही इसका गोल है। वो क्या है? म्यूचुअल सिक्योरिटी, म्यूचुअल कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। क्या है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो सारे कंट्रीज पर अटैक किया जाएगा, और फिर नेटो फोर्स आएगी और वो कंडेम करेगी इस अटैक को, और फिर वो उसका रिएक्शन जो होगा या उसका काउंटर अटैक जो होगा वो नेटो करेगी, ठीक है, किसी भी कंट्री के ऊपर। अगर वो आर्टिकल 5 के लिहाज से नेटो का एक चार्टर है, आर्टिकल 5 उसका है कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब एक से ज़्यादा 2, 4, 6, 8 जितने भी कंट्रीज आ गए, तो इसमें 30 कंट्रीज हैं। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे? ये कंडेम करेंगे अगर किसी को भी अटैक आएगा, ठीक है। और अगर कोई भी थ्रेट यूएसएसआर से आएगा तो वो भी ये लोग फेस करेंगे और उसको भी कंडेम करेंगे। बेसिकली इसका मकसद ये था कि ये यूएसएसआर के लिए बनाया गया था। तो अभी यूएसएसआर बचा ही नहीं है, अब सोवियत यूनियन बची ही नहीं है, तो अब तो खाली रशिया है। सोवियत यूनियन तो टूट गई थी 1991 में, ठीक है। रशिया सारी स्टेट्स जो थी वो उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। तो अभी भी सवाल उठता है एक्सपर्ट्स का कि अब नेटो की क्या ज़रूरत है। अब नेटो की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो यूएसएसआर
जो है वो तो अब तो वो ख़त्म हो गया है, तो अब नेटो की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलते हैं कि हम जो है वो ट्रेन करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऑफिसर्स को, दूसरे ऑफिसर्स की मिलिट्री को, और पीस डेवलपमेंट इसके लिए काम करते हैं। तो भाई इसके लिए तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, तो आपकी क्या ज़रूरत है। और अगर ऑपरेशंस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए यूएन है और उसने अपनी फोर्स बनाई हुई है। तो नेटो की फोर्स की तो अभी ज़रूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसी वजह से रशिया कंडेम करता है यूक्रेन की जो इसके अंदर पार्टनरशिप वो चाहता है, जो मेंबरशिप वो यूक्रेन चाहता है, उसको कंडेम करता है रशिया के। अब नेटो तो होनी ही नहीं चाहिए, और फिर जो उसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं जो उसकी अपनी स्टेट्स थी वो भी अब उसमें जा रही हैं, तो उसको एक सिक्योरिटी डिलेमा हो गया है, बैलेंस ऑफ पावर का इशू, जो कि आईआर का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद है ये मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन अमंग नेटो मेंबर्स। जो भी नेटो मेंबर्स होंगे उसमें डिफेंस और मिलिट्री के कोऑपरेशन, उसमें आपके इक्विपमेंट्स कोई भी आ गए, आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह, हथियार जो भी होंगे, तो उसमें सारी ये लोग कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस के लिहाज से और आर्मी के लिहाज से, ट्रेनिंग वगैरह के लिहाज से। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं। तो ईरान और इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, 1990 से 1991 में। अच्छा, ये उससे पहले इराक और ईरान की वार हुई थी। तो उसमें इराक को टोटली सपोर्ट किया गया था ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, और यूएस ने ऑब्वियसली, वेस्ट ने सपोर्ट किया था इराक को, जबकि करना नहीं चाहिए था। जो भी एक एक छोटा सा पार्ट था उसके ऊपर इशू था, ये इराक। ठीक है, और ये ईरान। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट था, ज़मीन वगैरह का पार्ट था, वो पानी का पार्ट था, उसके ऊपर दोनों का झगड़ा चल रहा था, यहाँ से इराक का, यहाँ से ईरान का। ठीक है, तो बुरे तरीके से इराक ने तबाह किया ईरान को, और प्रॉपर सपोर्ट मिली इराक को। ठीक है, वेस्ट से। जबकि वहाँ पर भी ये लोग आते तो मेडिएशन वगैरह करवा सकते थे दोनों के बीच में, वार को इतना प्रमोट नहीं करते। सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान को तबाह करना, और वो तबाह हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इराक ये वार जीत गया, इराक ने कामयाबी ले ली, ईरान तबाह हो गया, तो इराक जब एक चीज ताकतवर हो जाती है तो वो चाहती है कि उसको और भी कुछ मिले। फिर यहाँ पे है कुवैत। ठीक है, यहाँ पे है कुवैत, तो इसने बोला कि कुवैत के भी तो ऑयल रिसोर्सेज मैं यूज करूँ, कुवैत पे भी अटैक करूँ, यहाँ के भी ऑयल रिसोर्सेज यूज करूँ, यहाँ पे भी वेस्ट मुझे मदद करेगा, यहाँ पे भी वो मेरी हेल्प करेगा, मुझे प्रोवाइड करेगा इक्विपमेंट्स वगैरह। तो जैसे इराक ने कुवैत के ऊपर वार की, तो वहां से नेटो की फोर्सेज आ गई, प्रो वेस्ट प्रो यूएस, और उन्होंने आके इराक के ऊपर बहुत बुरे तरीके से अटैक्स किए, वहाँ पे पूरी तबाही की, जबकि इतना नहीं करना चाहिए था। अगर वो थोड़ी सी भी थ्रेट्स वगैरह प्रोवाइड, मतलब थोड़ा सा भी उसको कंडेम करते, तो ये जो मसला था, या थोड़े से भी अगर यहाँ पर आकर वो रोकते, अपने थोड़े से ट्रूप्स वगैरह यहाँ पर डिप्लॉय करते, तो इराक पीछे हट जाता। लेकिन वहाँ पर भी थोड़े वो थे, जो उनके पीएम वगैरह, वो प्रेसिडेंट थे, वो थोड़े सख्त किस्म के थे, स्ट्रिक्ट किस्म के थे, उनकी भी अपनी पॉलिसीज थी। खैर, यहाँ पर इंटरवेंशन की, इराक में इंटरवेंशन की, जो कि बिला वजह थी, जो इनका मिशन था। उसके बाद 1995 में कोसोवो सिविल वार हुई। ठीक है, उसके बाद 1999 में कोसोवो में इंटरवेंशन की, 3500 ट्रूप्स अपने ये लाए, और 27 कंट्रीज जो थे इन्होंने सबने हामी भरी। अब कोसोवो में इंटरवेंशन करने की क्या जरूरत थी, कोसोवो एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसमें इंटरवेंशन करने की क्या जरूरत थी। नहीं, इसमें भी उनकी जो इनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बकौल नेटो के जो गवर्नमेंट है कोसोवो की, उन्होंने कहा है कि आप हमारी हेल्प करें और यहाँ पर आके ट्रेन करें, हमारे आर्मी को, हमारे जो लोग हैं उनको ट्रेन करें। तो इस वजह से कोसोवो आई है डेवलपमेंट करवाने के लिए, पीस कीपिंग के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके लोगों के लिए। तो वहाँ पर भी उन्होंने बिला वजह की इंटरवेंशन की और तबाह कर दिया। उसके बाद 2001 में हुई वार ऑन टेरर का तो सबको पता है कि कैसे तालिबान थे, या जो भी जो अटैक हुआ बिल्डिंग्स पर यूएसए की। ठीक है, तो उसके बाद 2001 में सितंबर में 9/11 के अटैक करवाया। फिर 9/11 का अटैक हुआ, तो उसके बाद कैसे यूएस आया और उसने तबाही की अफगानिस्तान में, ये बोलकर कि मैं टेररिज्म को ख़त्म करवाऊंगा। लेकिन टेररिज्म तो वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और टेररिज्म बढ़ गया, और तबाही आ गई पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। मसले बढ़ने लगे, उसका एजुकेशन सिस्टम, उसके रिसोर्स, उसका पूरा सिस्टम यूएस वालों ने तबाह करके अभी 2021 में निकले। लेकिन अभी तक वहाँ के हालात तो ख़राब है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डेवलपमेंट करने आए थे, पीस करवाने आए थे, या फिर टेररिज्म को ख़त्म करवाने आए थे, तो वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के और हालात ख़राब हो गए। तो वो भी क्या थे, नेटो के ऑपरेशन का एक पार्ट, एक ये भी
मिसाल दी जाती है कि यहाँ पर भी इन्होंने जो भी किया वो बिला वजह था, गलत था और एक फेल्ड ऑपरेशन था इनका यहाँ पे। उसके बाद 2015 में फिर दोबारा अफगानिस्तान पे एक ऑपरेशन किया, 17,000 ट्रूप्स इनके गए और 39 कंट्रीज़ ने हामी भरी। अब वो किस लिए की, वो भी इनके अपने मकासद थे कि हमें वहाँ पे पीस को प्रमोट करना है। अभी तक पीस वहाँ पे प्रमोट तो नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सी गार्डन मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, 2016 में कि हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे। अब मेडिटेरेनियन सी है अफ्रीका से ऊपर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, जो रेड सी के बिल्कुल अपोजिट साइड में मेडिटेरेनियन सी बिल्कुल पीछे उसके। तो वहाँ पर चोर हैं, वहाँ पर मस्त टेररिज्म फैला रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया सी गार्जन 2016 में, जो कि बिल्कुल बिला वजह था, ठीक है। उसके बाद इराक इन्वेजन 2003 से 2009 में, ठीक है, ये भी दोबारा, जबकि IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने बोल दिया था कि इराक में कोई भी यूरेनियम की इन्रिचमेंट नहीं हो रही, कोई वो लोग प्रोमोट नहीं कर रहे, ना ही एटम बम बना रहे, ना ही कुछ भी, ठीक है। AIA ने बहुत बार बोला, रशिया ने, चाइना ने रेजोल्यूशन जब UN में पास हुई तब उन्होंने कंडेम किया कि इराक पर जो ये ऑपरेशन होने जा रहा है वो बिला वजह ऑपरेशन है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी US और नेटो इन्होंने मिलकर खामखा का इराक पर इन्वेजन किया, ठीक है, और तबाह ख़त्म कर दिया इराक को। और अभी तक वहाँ से ना कोई यूरेनियम की इन्रिचमेंट मिली है, ना ही वहाँ पर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स मिले हैं जो US को या उनकी मिलिट्री को या उनको दुनिया को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो कि इनका कहना है कि ग्लोबल पीस के लिए या दुनिया के पीस के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। उसके बाद लीबिया के इंटरवेंशन जो 2011 में की, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। सिविल वार्स अभी तक वहाँ पे वहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन द गल्फ ऑफ एडन 2009 में जो इन्होंने किया था। अब यहाँ पर है ओमान, यहाँ पर है यमन, ठीक है, और ये है पूरा सऊदी ब्लॉक, ये है पूरा मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे सऊदिया है, यहाँ पर है इराक है, ठीक है, यहाँ पर कुवैत है, और फिर यहाँ पर है अफ्रीका, ठीक है, ये पूरा है अफ्रीका, और यहाँ पर है रेड सी, ठीक है, ये है रेड सी। तो ये कहलाता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये कहलाता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये यमन के बिल्कुल अपोजिट साइड में गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, पानी जहाँ से गुजरता है। तो वहाँ पर भी इनका कहना था कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन करवा रहे हैं, वहाँ पे कुछ पायरेट्स वगैरह हैं और वहाँ पे इलीगल वो जाने ले रहे हैं, कोई मसले कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने, नेटो ने ऑपरेशन किया। खैर जो भी इनके काम थे वो बिल्कुल आज तक बेबुनियाद है, बेवजह, जबकि इस फोर्स की अब ज़रूरत ही नहीं है, जबकि UN की पीस कीपिंग फोर्स है। तो आपने इस फोर्स को अभी तक ऑपरेशन में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, खामखा इन्होंने ये सब कर रहे हैं। तो ये था नेटो के बारे में थोड़ा, नेटो का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उन्होंने ऑपरेशंस किए, कौन सी समिति हुई, कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब